Hey guys, my name is Travis Karan and welcome to our channel Karan Classes. As you know, सर जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा क्लास 9th मैथ का चैप्टर 4 खत्म हो गया है। अब बारी है चैप्टर 5 की। तो काफ़ी बच्चे चैप्टर 5 देख के स्किप कर देते हैं, देखते हैं सर क्या है इसमें, क्या पढ़ना, सब कुछ समझ में नहीं आता, वो आगे भाग जाते हैं, चैप्टर 6 की तरफ भाग जाते हैं, लाइन्स एंड एंगल्स की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठहर जाओ, एक सेकंड सांस ले लो, आज चैप्टर 5 को थोड़ा देर के लिए सुन लो, बस ये वीडियो को देख के बस सुन लो, बस लिखना नहीं है, मत लिखो पर सुन लो, इससे समझ में आ जाएगा ये चैप्टर क्या है और किस चीज़ के बारे में है। बेसिकली ये चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें बस थ्योरी ही आपको दिखने वाला है, क्वेश्चंस बहुत कम ही दिखेंगे आपको, ना के बराबर दिखेंगे। तो ऐसा लोग बोलते हैं कि मैथ याद करने की चीज़ नहीं है, बट ये चैप्टर में ऐसा नहीं बोल सकते, इसमें आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे चीज़ भी हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये चैप्टर को बिना देरी के हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास 9th मैथ का चैप्टर है, चैप्टर 5 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ओके, हाँ सर ठीक है। ये चैप्टर को मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले दो चीज़ है जो आपको बताना बहुत जरूरी है। दो चीज़ बताने के बाद मैं आपको इस चैप्टर का जो सार है, जो लेख है, वो बताने वाला हूँ कि चैप्टर है किस बारे में, ये चैप्टर कैसे बना, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, सारा चीज़ आपको बता जाएगा। पहले जो दो बातें हैं सर, वो मेरी बात आप सुन लें ध्यान से। पहले तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री के बारे में, फिक्स है सर, जियोमेट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्री ये वर्ड आया कहाँ से, तो मैं कहूँ आपको कि ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री जो है ग्रीक वर्ड है। क्या है सर? ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि आपको सर दो वर्ड से मिल के बना हुआ है, जो कि आपको ये दो वर्ड से मिल के बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड है इसका जियो, एंड जो हमारा दूसरा वर्ड है वो है आप मेट्रीन। ठीक है, अब सर जियो का मतलब क्या होता है और मेट्रीन का मतलब क्या होता है, इस दोनों का मतलब आप समझो क्या होता है। जियो का मतलब होता है अर्थ, क्या होता है? अर्थ। और मेट्रीन का मतलब होता है मेजर, बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ अर्थ, या तो उस पे रहने वाले चीज़ों का मेजर करना ज्योमेट्री कहलाता है। ठीक ना? बेसिकली एक डिफिनेशन की बात की जाए तो मैं आपको एक डिफिनेशन बता देता हूँ कि ज्योमेट्री के साथ डिफिनेशन क्या होने वाला है ना? तो आप देखिए यहाँ पे ज्योमेट्री, कि ज्योमेट्री आखिरकार है क्या, इसको हम लोग डील कैसे करेंगे, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करने वाले। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इट इज़ द इट इट इज़ द ब्रांच ऑफ इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स where we can we are studying we are studying studies angles, shapes, sides and dimensions। ठीक है, यहाँ तक पहले समझो, फिर एक लाइन और है वो मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज्योमेट्री क्या है, क्या आखिरकार है क्या, तो लिखा हुआ है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का, ये गणित का एक ऐसा शाखा है, एक ऐसा ब्रांच है वेयर वी कैन स्टडीज एंगल्स, जहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, साइड्स के बारे में पढ़ते हैं, डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन ये सब चीज़ जो हम लोग पढ़ते हैं, ये किस चीज़ के लिए पढ़ते हैं, तो ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स that we can see we can see in daily life, in daily life। अब डेली लाइफ, आप अपने जो जीवन में देखते हो हर एक चीज़ को, चाहे कुछ भी हो, उसका शेप होगा कुछ, उसका साइज होगा कुछ, उसके एंगल्स भी कुछ होंगे, उसके डायमेंशंस भी कुछ होंगे। लेकिन जब मैथ्स की बारी आती है तो इसमें बहुत सारे शेप साइज आपको देखने को मिलते हैं। आप लोग जैसे ज्योमेट्री को पढ़ने वाले हैं, ट्राइंगल्स आप लोग देखने वाले हैं, अलग अलग तरह के फिगर्स देखने वाले हैं, सबका डायमेंशंस क्या होना, डायमेंशन आपको पता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को डायमेंशन बोला जाता है। इसके बारे में भी आगे रिसर्च हम लोग करने वाले हैं अच्छे तरीके से। फिलहाल हम लोग ये देख लेते हैं कि ज्योमेट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो एंगल, शेप, साइज, डायमेंशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, अलग अलग चीज़ों के एंगल, शेप, साइज एंड डायमेंशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसी को बोलते हैं ज्योमेट्री। ठीक, अब एक स्टोरी है, मैं आपको क्या कहूँ, एक स्टोरी है, ठीक है, छोटा सा स्टोरी है, बस 2 से 3 मिनट लगेगा समझाने में, पर ये समझिए कि ज्योमेट्री का शुरुआत हुआ कहाँ से, वहाँ मालूम चलने वाला है। तो मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले जो प्रूफ दिया था, एक मैथमेटिशियन थे, एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था थेल्स। एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था थेल्स। इन्होंने फर्स्ट नॉन प्रूफ दिया, और उसने फर्स्ट प्रूफ में ये बताया कि जो सर्कल का डायमीटर होता है
सर्कल का जो डायमीटर होता है वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ऐसा इन्होंने कहा। सबसे पहला प्रूफ। और इनके एक फेमस प्यूपिल बोल सकते हो या तो स्टूडेंट बोल सकते हो। हर एक टीचर का एक फेमस स्टूडेंट, मतलब कि फेमस बोले या तो एक पसंदीदा स्टूडेंट होता है ना। तो उन्हीं में से, उन सारे स्टूडेंट में से एक उनका एक पसंदीदा स्टूडेंट था जिनका नाम था पाइथागोरस। ये थेल्स के स्टूडेंट थे। मैं आपको कहूँ तो ये थेल्स के क्या थे सर, ये स्टूडेंट थे। कौन? आपने नाम सुना होगा, पाइथागोरस। आप क्लास 9 में आ चुके हो। पाइथागोरस थ्योरम्स के नाम से आपने थ्योरम भी पढ़ा होगा, है ना। क्या नाम था उनका? पाइथागोरस। अब भाई साहब, ये तो पाइथागोरस जो थे वो थेल्स के स्टूडेंट थे। तो क्या किया पाइथागोरस और उनके ग्रुप्स ने आपस में मिलके कुछ स्टडीज किए मैथ्स के ऊपर में। मैथ्स को एक्सटेंड करने का सोचा और कुछ ज्योमेट्रिकली थ्योरीज हो गया, प्रूफ हो गया, डिफिनेशंस हो गए, ये सारी चीज़ को खोजे। ये खोज आपको चलता रहा कम से कम 300 BCE तक चलता रहा। अब क्या है, अब उसी समय की बात है, एक मैथ्स के टीचर हुआ करते थे जिनका नाम था यूक्लिड। यूक्लिड क्या थे? टीचर थे। तो एक मैथ्स के टीचर हुआ करते थे जिनका नाम था यूक्लिड। अब भाई साहब वो कहाँ से बिलोंग करते थे? तो इजिप्ट के एक शहर है अलेक्जेंड्रिया, वहाँ से वो बिलोंग करते थे। अब उन्होंने क्या किया कि जितने वेल नोन प्रूफ्स हैं और जितने उन्होंने आपने खोज किया, सारे को एक जगह मिला के एक बुक लिख डाला जिनका नाम उन्होंने कहा एलिमेंट। अब उस एलिमेंट, या तो मैं कहूँ उस बुक जिसका नाम एलिमेंट था, उसमें कुल 13 चैप्टर्स थे। अब सब पे एक एक, उस हर एक चैप्टर पे एक एक बुक बना हुआ है। हर एक चैप्टर पे एक बुक बना हुआ है। और यूक्लिड की ही मेहरबानी है जो आज हम लोग ज्योमेट्री को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि क्या कैसे हो रहा है। उस समय से लेके आज तक जो अलग अलग खोजें की गई हैं, डिफिनीशंस को सुधारा गया हो, चाहे अलग अलग टर्म्स को लाया गया हो, सब उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की मेहरबानी है। तब लोग समझ के फर्स्ट साइंटिस्ट थेल्स थे जिन्होंने फर्स्ट नोन प्रूफ दिया था। उनके एक स्टूडेंट थे जिनका नाम पाइथागोरस था। तो पाइथागोरस और उनके टीम ने मिलकर क्या किया, अलग अलग थ्योरीज निकाला, अलग अलग प्रूफ निकाला। फिर जो भी काम है चलता रहा 300 BC तक। फिर उसी समय एक टीचर हुआ करते जिनका नाम था यूक्लिड, जो कि एक टीचर थे। यूक्लिड तो एक टीचर थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने सारे प्रूफ को एक जगह इकट्ठा किया और एक लेख लिखा, या तो मैं कहूँ एक बुक लिखा, जिसमें उन्होंने नाम दिया एलिमेंट। उसके 13 चैप्टर्स थे। हर एक चैप्टर पे एक बुक बना हुआ है। ठीक। तो आपको समझ में आ गया कि सर ये छोटा सा कहानी क्या है ना। अब हम लोग, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। अब यूक्लिड साहब के नज़रिए से, यूक्लिड जी के नज़रिए से हम लोग ज्योमेट्री को देखने वाले हैं कि पहले के समय में, बहुत पहले की बात है, कि किस नज़रिए से ज्योमेट्री को देखा जाता था। आज तो आपको पता है कि पॉइंट्स क्या हैं, डायमेंशंस क्या हैं, सरफेस क्या हैं, आपको आज पता है। पर उस समय किसी को ये सब कुछ नहीं पता सिवाय मैथमेटिशियंस के। तो उन्होंने कैसे समझाया, क्या क्या समझाया, वो आपको बताऊंगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये स्लाइड तो भैया भर चुका है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि यूक्लिड के नज़रिए से हम लोग ज्योमेट्री को कैसे देखने वाले हैं और उन्होंने क्या क्या चीज़ बताया, सारा चीज़ बताऊंगा। डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ठीक है सर, आप लोगों ने लिखा होगा और समझा होगा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, अब हम लोग यूक्लिड साहब के नज़रिए से देखने वाले हैं कि ज्योमेट्री का एवोल्यूशन कैसे हुआ और वो कैसे आगे बढ़ा। पहले के समय में जो लोग थे, उन्हें आज के समय के लोग इतना पता नहीं था मैथ्स के बारे में जितना आप सबको पता है अभी। तो ठीक है, देखते हैं क्या है। और आपको हंसने की जरूरत नहीं है इन सारे बातों पे, है ना। आप लोग देख के कभी कभी हंसी आएगा, रोक लेने का, ठीक है। तो ठीक है सर, हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि यूक्लिड जो है, उनका जो आपको पता है फेमस बुक है एलिमेंट, उनमें 13 चैप्टर्स हैं। अलग अलग चैप्टर्स पे अलग अलग बुक बने हुए। तो जो पहला बुक है, फर्स्ट चैप्टर का जो पहला बुक है, उनमें कुल 23 डिफिनेशंस थे, जिनमें से आपको इस चैप्टर में 7 ही पढ़ने हैं, ठीक ना। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि उन्होंने बहुत सारे अपनी बुक में बहुत सारे डिफिनेशंस को डिफाइन किया, कुछ को अनडिफाइन ही रहने दिया। अब क्यों अनडिफाइन रहा, मैं आपको वो भी आपको बताऊंगा। कि जैसे देखो, बहुत सारी चीज़ है जो कि अभी भी डिफाइन नहीं है। जैसे कि पॉइंट, अभी भी कोई टीचर जल्दी पॉइंट को डिफाइन नहीं कर सकता। हम लोग बोलते हैं कि अ पॉइंट इज अ लोकेशन इन ए स्पेस, है ना, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट। लेकिन ये नहीं, पॉइंट के बारे में अभी भी एक सटीक डिफिनेशंस, लाइन के बारे में एक सटीक सटीक डिफिनेशंस, बहुत चीज़ ऐसे हैं जो कि अभी भी डिफाइन नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं काहे वो लोग काहे ये सब चीज़ सब डिफाइन नहीं हुआ है। तो आपको मैं एक बात बताता हूँ। पहले के समय में साइंटिस्ट वगैरह थे, उन्होंने खोज किया, उन्होंने अलग अलग डिफरेंसेस निकाला।
तो ठीक है, अगर कोई साइंटिस्ट है डिफिनेशन निकाला, उसने रेशनल नंबर का मान लेते हैं डिफिनेशन निकाला, उसने कहा कि ये एक रेशनल नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, एट पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसको रेशनल नंबर, ऐसा वो साइंटिस्ट ने कहा, सब इंसान को बताया। तो उस सब इंसान में से एक इंसान बोलता है ठीक है सर, आपने हमें रेशनल नंबर बताया है, ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है, पी आर क्यू इंटीजर है, ये इंटीजर क्या होता है? तो उन्होंने बताया इंटीजर पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो, सारे सारे इंटीजर हैं। तो फिर से उसने पूछा सर नेगेटिव नंबर क्या है? तो फिर उन्होंने क्या किया, नेगेटिव नंबर को डिफाइन किया कि नेगेटिव नंबर जो होते हैं, ऐसा आप लोग नॉर्मल नंबर लिख के उसके पीछे में अगर नेगेटिव साइन लगा दे, माइनस का साइन लगा दे, वो नेगेटिव नंबर्स कहलाते हैं। तो फिर वो पूछ रहे हैं सर ये माइनस का साइन क्या है? मतलब कि वो कुछ वो सामने से जो जवाब आ रहा था उनका, मतलब कि सामने से जो सवाल आ रहा था उनका जवाब दे रहे थे, फिर से एक सवाल आ रहा था, मतलब वो जो डिफिनेशन बोल रहे थे उसमें जो जो टर्म्स आपको दिख रहे थे, वो टर्म्स जो आ रहे थे उन पे अलग अलग सवाल उठ रहा था। तो अब साइंटिस्ट वगैरह ने कहा, साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि इतने भाई साहब हम लोग इतना का जवाब दे ही नहीं दे सकते हैं, आप लोग काम करिए, जितना बताते उतना सुनिए, कुछ टर्म ऐसे भी रह गए हैं अभी भी जो कि अनडिफाइंड है, उसी चक्कर में सब ऐसा हुआ। तो यूक्लिड के नजरिया से हम लोग देखने वाले हैं। तो यूक्लिड ने क्या किया, कुछ ऐसी चीज़ जो कि उन्होंने प्रूव नहीं किया, या तो मैं कहूँ अभी भी प्रूफ नहीं है, पर वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब जब किसी चीज़ को एक वाइडली रेंज पे लोग मानने स्टार्ट कर देते हैं तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ कि लाइफ इज़ एडवेंचर, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। सही बात है, लाइफ एक एडवेंचर ही है, आप देखें तो नज़रिए से ठीक। और बहुत सारा चीज़ है, प्लेस के बारे में बात कर लें तो जैसे कि हम लोग बात करें आगरा, या तो हम बात करें ताजमहल जो कि इंडिया में है, तो सब लोग ऐसे ही मानते हैं, सब मानते हैं, सब क्या ये है ही, है ना? तो ये सब ऐसे ही कुछ चीज़ हो जाते हैं जो कि आपको सर यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाता है, जो कि वाइडली रेंज ऑफ पीपल के द्वारा माना जाता है, उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। अब हम लोग बात करने वाले हैं, हम यूक्लिड ने कहा, यूक्लिड ने कुछ डेफिनेशंस दिए, कुछ एक्सियम दिए, कुछ पोस्टुलेट्स दिए। हमें पता है आपको दिक्कत डेफिनेशंस में नहीं आएगी, एक्सियम पोस्टुलेट्स में आएगी, क्योंकि ये वर्ड पहली बार आप लोग सुन रहे हैं, मैं बताऊंगा कि क्या है वो। तो एक्सियम पोस्टुलेट्स आखिर है क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टॉपिक अपना दे देते हैं, इतना देर से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ पर एक टॉपिक नहीं लिख रहा हूँ, ठीक ना? तो ठीक है, पहले बात तो मैं टॉपिक लिख दूँ आपको। तो सर वो टॉपिक क्या है हमारा? वो टॉपिक है यूक्लिड डेफिनेशंस। यूक्लिड के डेफिनेशन हम लोग देखने वाले हैं, एक्सियम, पोस्टुलेट्स, ठीक है? तो उन्होंने जो बुक लिखा है उसमें ये सारी चीज़ का चर्चा हो रखा है। डिफिनेशंस के आप लोग बचपन से रटते आ रहे हो डिफिनेशन वगैरह, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती, बट एक्सियम और पोस्टुलेट में आपको दिक्कत आने वाली है। आपने पहली बार ये वर्ड सुन रखा है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? तो सर ये एक्सियम क्या है और पोस्टुलेट्स क्या है? तो बेसिकली मैं आपको बताऊं तो एक्सियम जो है, अब जैसा कि मैंने अभी कहा, कुछ चीज़ ऐसे भी रह गए जो कि अनडिफाइंड हो गए, मतलब कि उन्होंने उसको डिफाइन नहीं किया है अभी तक, तो हर एक चीज़ को वो डिफाइन नहीं कर सकें, ठीक है ना? उनकी भी कुछ मजबूरी रही होगी। और तो उसी सब चीज़ को जो कि वो तो डिफाइन तो नहीं है पर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ऐसे चीज़ को उन्होंने नाम दिया एक्सियम और पोस्टुलेट्स। एक्सियम और पोस्टुलेट्स में ज़्यादा अंतर नहीं, एक छोटा सा अंतर है। अब वो अंतर क्या है आप लोग देखिए। तो मैं एक लाइन लिखूँ इसके बारे में, एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स के बारे में। तो बेसिकली ये एक्सियम और पोस्टुलेट है क्या? तो एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स आर दी आर द स्टेटमेंट्स। बेसिकली एक्सियम और पोस्टुलेट एक स्टेटमेंट है which is accepted by peoples without any proof, without any proof। मतलब कि ये बिना किसी प्रूफ के इन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया लोगों के द्वारा, ठीक ना? इन्हीं को इन्होंने एक्सियम कहा और पोस्टुलेट कहा। जैसा कि मैंने कहा था बहुत सारे टर्म जो है आपको अनडिफाइंड रह गए हैं, तो उन्हीं में से उन्होंने उसको एक्सियम कह दिया और पोस्टुलेट्स कह दिया। अब बात आती है सर एक्सियम और पोस्टुलेट्स में अंतर क्या है वाला। तो ज़्यादा अंतर नहीं है एक्सियम और पोस्टुलेट्स में। एक छोटा सा फर्क बोल सकते हो कि एक्सियम और पोस्टुलेट्स में एक छोटा सा फर्क है। वो फर्क क्या है कि एक्सियम जो होता है सर वो थ्रू आउट द मैथमेटिक्स काम आता है, थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, या मैथ्स बोलो। एक्सियम जो है ये यूजफुल है, क्या है सर ये,
यूजफुल है थ्रू आउट द मैथ्स, मतलब कि पूरे मैथ्स के कोई भी चैप्टर में एक्सियम का हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। बट पोस्टुलेट्स में एक थोड़ा सा दिक्कत है, पोस्टुलेट्स जो है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं ओनली ओनली इन ज्योमेट्री। पोस्टुलेट्स जो है उनको बस हम लोग ज्योमेट्री में ही यूज कर सकते हैं, ज्योमेट्री चैप्टर्स वगैरह में ही यूज कर सकते हैं, और किसी भी चैप्टर्स में यूज नहीं कर सकते हैं। चाहे अलजेब्रा हो, मेंसुरेशन से, उस पर नहीं यूज कर सकते, बस हम लोग ज्योमेट्री में ही उसका यूज कर सकते हैं पोस्टुलेट्स का। और एक्सियम जो है वो थ्रू आउट ऑफ मैथमेटिक्स यूज कर सकते हैं। ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम चीज़ को ही बोला गया है, बस वही बात है कहाँ यूज होगा उस पर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया और कुछ नहीं है। तो आपको समझ में आ गया, कुछ कुछ ऐसी चीज़ है जो कि अभी तक अनडिफाइंड है, उसी को उन्होंने कहा एक्सियम और पोस्टुलेट। एक्सियम और पोस्टुलेट्स में क्या डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने तो डिफिनेशंस की बात की, तो आपको डिफिनेशंस पता है, बचपन से रटते आ रहे हो, हर एक चैप्टर्स में, हर एक बुक में, हर एक सब्जेक्ट में। तो ठीक है, उन्होंने कुल 7 डिफिनेशंस दिए हैं, उन्होंने कुल 7 डिफिनेशंस बताए हैं इस बुक में, है 7 एक्सियम्स दिए एंड 5 पोस्टुलेट्स दिए। तो इस चैप्टर में आपको 7 डिफिनेशंस पढ़ने हैं, उनके बताए गए 7 एक्सियम्स पढ़ने हैं, 5 पोस्टुलेट्स पढ़ने हैं, बारी बारी से हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग बस डिफिनेशंस के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं, और डिफिनेशंस में लिखाऊंगा, फिर उसमें कुछ टर्म्स आएंगे जो कि मैं उसको डिफाइन करूंगा। और नेक्स्ट जो इंट्रोडक्शन आने वाला है उसमें हम लोग एक्सियम और पोस्टुलेट्स के बारे में डिफाइन करेंगे, मतलब बातें करेंगे और समझेंगे क्या है वो सर। तो इतना आपको समझ में आता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर लें, और हम लोग डिफिनेशंस क्या लिखे हैं उन्होंने, 7 डिफिनेशन, उन्हें समझ लें बारी बारी से। हाँ सर समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था हम लोग अब डिफिनेशंस के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि यूक्लिड ने 7 डिफिनेशंस इस बुक में, इस चैप्टर में बताया गया है उनके द्वारा। तो वो 7 डिफिनेशंस मेरे पीछे लिखा हुआ और आपके सामने लिखा हुआ, देख लो। बारी बारी से उन सब लाइन को समझेंगे, ये सब आपको याद रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सब आते हैं, ठीक है। हाँ सर ठीक है। आपको स्टेटमेंट दे देगा, आपसे पूछेगा कि ये क्या है, एक्सियम है, पोस्टुलेट है, डेफिनेशन है, बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि याद रखना पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट डिफिनेशन उन्होंने कहा कि अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट समझते हो, ये पॉइंट है, दिख रहा है, जिसे हम लोग डॉट से, डॉट के हेल्प से दिखाते हैं, ठीक है। पॉइंट का डिफिनेशन मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, ठीक है। बेसिकली पॉइंट क्या होता है, बेसिकली पॉइंट क्या होता है, तो अगर एक स्पेस में किसी भी लोकेशन को दिखाने के लिए एक डॉट का यूज करते हैं, उसी को पॉइंट बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि द ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, ये पॉइंट का कुछ पार्ट हो ही नहीं सकता, पॉइंट का कुछ पार्ट हो ही नहीं सकता, ये भाई साहब इतना छोटा होता है, ये डायमेंशन लेस होता है, इसके डायमेंशन भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो समझो कितना छोटा होगा कि इसके कोई पार्ट हो नहीं सकता। जैसे कि मान लेते हैं हम एक पिज़्ज़ा ले रहे हैं, उसका एक पार्ट हमने, एक स्लाइस हमने निकाल लिया, ठीक है। तो पिज़्ज़ा क्योंकि बड़ा चीज़ है, हमने एक स्लाइस निकाल लिया, बट पॉइंट की बात कर ले, इसमें से कोई पार्ट हम लोग निकाल ही नहीं सकते क्योंकि इतना छोटा होता है, ओके। हाँ सर ठीक है। सेकेंड उन्होंने कहा डिफिनेशन कि अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। एक लाइन का फिगर है, क्या है सर, ये लाइन है। ये जो लाइन है एक ऐसा लेंथ है जिसमें ब्रेथ नहीं है। मैंने क्या कहा, एक लाइन है, देख रहे हो, हाँ सर लाइन है, लाइन। लाइन एक ऐसा लेंथ है जिसमें ब्रेथ नहीं है भैया, बस इसमें लेंथ ही होगा। ये मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 5 सेंटीमीटर है, तो बस इसके लेंथ ही है, ये लाइन है इसका बस लेंथ ही है, इसका कुछ ब्रेथ नहीं है। ब्रेथ का मतलब होता है मोटापा, चौड़ाई, है कुछ सर नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड डिफिनेशन का मतलब ये हो गया। थर्ड बोल रहा है द एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। लाइन जो होते हैं, लाइन, इसके एंड पॉइंट्स जो होते हैं, ये आखिरी वाले पॉइंट्स, ये जो आखिरी वाले मैं इसको रब कर दूँ, ये पॉइंट्स, ये लाइन के जो आखिरी में होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं सर। क्या होते हैं, लिखा गया था एंड पॉइंट लाइन आर पॉइंट्स। लाइन के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अभी के समय में आपको पता है कि सर लाइन का फिगर ऐसा बनता है जिसके दोनों साइड में एरो होते हैं, है ना। तो ठीक है सर, चौथा वाला क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विथ द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन एक ऐसा लाइन होता है, मान लेते एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन एक ऐसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन एक ऐसा लाइन है जिसपे बहुत सारे पॉइंट्स आपको इवनली दिखेंगे, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे। या तो मैं ऐसा कहूँ कि बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर एक लाइन बनाता है, इसका मतलब वो भी हो सकता है। या तो मैं कहूँ एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इसका मतलब ये भी होता है ना, ठीक। अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस समझते हो, कोई भी आपको बोले सरफेस, तो हमेशा सरफेस जो होता है वो 2D होता है, टू डायमेंशनल ही होता है, उसमें बस लेंथ और ब्रेथ ही होंगे, उसका कुछ हाइट नहीं होगा। समझो मेरी बात, मैं एक फिगर बनाऊँ और ऐसा चीज़ प्लेन, प्लेन पेपर पे आप कोई भी फिगर ड्रॉ कर लो, वो हमेशा 2D ही रहेगा, ठीक है ना। ये प्लेन है, सरफेस है, इस पर मैं एक फिगर ड्रॉ कर लूँ कुछ इस तरह से, देख ले,
एक सरफेस है, एक सरफेस है जिसकी एक लेंथ होगी सर, जिसकी एक लेंथ होगी और एक क्या होगा सर, इसका ब्रेथ होगा, पर इसका हाइट नहीं होगा, इसका थिकनेस नहीं, इसका मोटापा नहीं होगा, ठीक है ना। तो वही बोला गया है, जो सरफेस होता है, कोई भी सरफेस हो सकता है, चाहे वो आपका टेबल का टॉप क्यों ना हो, आप देख लीजिए उसका लेंथ है, ब्रेथ है, उसकी चौड़ाई कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों से उसकी चौड़ाई तो है थोड़ी सी, आप ये समझो बस उसका टॉप देखना है, थिकनेस हटा दो, बस टॉप जिसकी लेंथ होगी और ब्रेथ होगी, ठीक है, हाँ सर ठीक है। द एजेस ऑफ सरफेस इज अ लाइन, सरफेस जो होता है यहाँ पे मैंने सरफेस ड्रॉ किया, सरफेस का सीधा सा मतलब है 2D फिगर, सरफेस का सीधा मतलब क्या है 2D फिगर, ठीक है। तो बोला गया है द एज ऑफ ए सरफेस इज अ लाइन, सरफेस का जो एज है, एज का मतलब होता है किनारा, क्या होता है किनारा, आप देख रहे हो ये सरफेस का जो एज है, किनारा एक लाइन है, लाइन ही तो है भाई साहब, क्या है, लाइन ही तो है, हाँ आप बोलोगे हाँ सर बात तो सही है, लाइन ही है। 7 6 डिफिनेशन क्लियर हो गया, हाँ सर हो गया। आखिरी में बोला गया है अ प्लेन इज अ सरफेस, अ प्लेन इज अ सरफेस, a plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself। एक प्लेन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसमें इवनली लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, या तो मैं कहूँ वो लाइंस बहुत सारे होते हैं उस पर, जैसे कि एक प्लेन सरफेस है, एक ऐसा सरफेस है जिसमें लाइंस आपको बहुत सारे दिखेंगे, चाहे वो लाइंस ऐसे हों ऐसे हों ऐसे हों, बहुत सारे लाइंस, बहुत सारे लाइंस, चाहे वो लाइंस ऐसे हों ऐसे हो ऐसे 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 ऐसे। मतलब एक प्लेन सरफेस एक ऐसा सरफेस जिसमें बहुत सारे लाइंस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये कुछ 7 डिफरेंसेस हैं जो कि उनके द्वारा बताए गए थे, इनका मतलब मैंने समझा दिया है, आप इनको रट लो, क्या कर लो रट लो, या तो समझ के दिमाग में रखो क्या कैसे है, और डिफरेंसेस जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो बता दोगे सर क्या, ऐसा भी पूछ सकता है कि राइट द 5 या 3 डिफरेंसेस टोल्ड बाय हमारा जो मैथमेटिशियन है, क्या नाम है, यूक्लिड, ठीक है, रिटन बाय यूक्लिड, वैसे पूछ सकता है, 6 पूछ ले, 5 पूछ ले, 4 पूछ ले, या पूरा पूरा 7 पूछ ले, आपको याद होना चाहिए, आप लोग लिख के आओगे, ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब मैंने जैसा कि कहा, मैं इस लेक्चर में बस आपको डिफरेंसेस बताने वाला हूँ, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उस पर एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ये वीडियो खत्म नहीं हो रहा, अभी ठहर जाओ, सांस ले लो। इसमें कुछ ऐसे ऐसे भी आपको टर्म्स आए हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, जिसमें जैसे कि पॉइंट्स हो गया, जैसे कि डायमेंशंस हो गए, जैसे कि रे क्या है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट्स क्या है, वो सारा चीज़ मैं आपको भी बताऊंगा, समय ले लो, सांस ले लो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग मूव करते हैं, ठीक है सर। जैसा कि मैंने कहा था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि हमें डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, तो ठीक है। ये आपको कुछ टर्म्स दिख रहे होंगे जिसे हम लोग अभी जस्ट डिस्कस करने वाले हैं, बारी बारी, पार्ट बाय पार्ट, ओके। तो सर फर्स्ट जो टर्म है जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले वो है डायमेंशन, कि डायमेंशन होता क्या है। तो बेसिकली डायमेंशन जो होता है वो लेंथ ब्रेथ हाइट को ही डायमेंशन बोला जाता है। तो डायमेंशन किसे बोलते हैं हम लोग, लेंथ को, ब्रेथ को, हाइट को हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। अब कौन से फिगर का कितना डायमेंशन होता है वो देख लो। तो एक सॉलिड फिगर, कोई ऐसे बोले कि सर एक सॉलिड फिगर में, एक सॉलिड फिगर में कितने डायमेंशन होते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे। सॉलिड फिगर मतलब कभी आप क्यूब आपने देखा है, आपके घर में है क्या क्यूब जो घुमाते हो वगैरह वगैरह, जिसे मैच करते रहते हो, तो हाँ सर है। तो देखो कि क्यूब जो है एक सॉलिड फिगर है जिसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। तो ऐसा बोल सकते हैं जितने भी सॉलिड फिगर थे, मतलब क्यूब हो, क्यूबाइड हो, सारे के सारे क्या हैं, वो सॉलिड फिगर जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी है, ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो जितने भी आपको सॉलिड फिगर्स होंगे सब में आपको लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, मतलब कि ये फिगर्स को हम लोग 3D फिगर भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें 3D डायमेंशन होते हैं, इसमें कितने डायमेंशन होते हैं, 3D फिगर का मतलब होता है, मैं ऐसे ही आपको लिख दूँ कि इसमें 3 डायमेंशन होते हैं, कितने, 3 डायमेंशन, ठीक है, ओके सर। और और फिगर सर, प्लेन फिगर्स की बात कर लेते हैं। प्लेन फिगर्स में जैसे कि प्लेन सरफेस पे ड्रॉ किया हुआ कोई फिगर प्लेन फिगर कहलाता है, जैसे कि रोमबस हो, स्क्वाइड हो, रेक्टेंगल्स हो, ट्रेपेजियम हो, पैरेललोग्राम है, कुछ भी हो, ठीक है। वो सारे आपको क्या कहलाते हैं, वो आपको कहलाते हैं प्लेन 2D फिगर्स, या तो मैं बोलूँ सरफेस, कोई भी सरफेस हो जाता है वो हमेशा 2D ही रहेगा, मतलब कि 2 डायमेंशनल। अब 2 डायमेंशन में क्या क्या आते हैं, इसमें बस लेंथ और ब्रेथ आपको दिखेगा। ऐसा फिगर जो कि 2D फिगर है, आपको 2 डायमेंशनल फिगर है जो कि एक सरफेस पे ड्रॉ किया जाता है, वो क्या हो गया हमारा, लेंथ और ब्रेथ ही उसमें दिखेगा, उसमें हाइट आपको नहीं देखने को मिलेगा, है ना, ठीक है सर। मतलब उसका कुछ लेंथ होगा, कुछ लंबाई होगा, कुछ चौड़ाई होगा, बट उसमें मोटापा नहीं होगा। तो सरफेस ऐसा चीज़ है जिसमें सर वो 2 डायमेंशनल है।
तो सॉलिड फिगर की बात करते हैं तो 3 डायमेंशन होता है, हम लोग सरफेस फिगर की बात कर लेते हैं तो 2 डायमेंशन होता है। बट जब हम लोग लाइन की बात करते हैं तो क्या चीज़, लाइन। अब लाइन में कितने डायमेंशन होते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको अभी डिफरेंसेस में बताया है, एक लूट जी के डिफरेंस में बताया है कि लाइन जो है एक ऐसा लेंथ है, लाइन जो है एक ऐसा लेंथ है जिसमें आपको बस लेंथ ही दिखेगा, ब्रेथ है ही नहीं, है ना। लाइन जो होते हैं इनमें बस आपको लेंथ ही होते हैं, ब्रेथ नहीं होते हैं। हाइट हाइट की तो बात ही छोड़ दो। तो लाइंस जो हो गए वो आपको 1D फिगर हो गया, 1D फिगर, या तो मैं कहूँ बस 1 डायमेंशनल हो गया। मतलब कि इसमें बस सर आपको लेंथ ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, हाँ सर ठीक है। और आखिरी में बात कर लेते हैं सर पॉइंट की, इसके पॉइंट की। आप जैसा कि मैंने आपको कहा था, शुरुआत में कहा कि पॉइंट में कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस होता है, इसमें 0 डायमेंशन होते हैं। नील बट्टा सन्नाटा, कुछ डायमेंशन नहीं होता बेचारे के पॉइंट में, इसमें 0 डायमेंशन होते हैं। तो समझ में आएगा जितने भी सॉलिड फिगर उसमें 3 डायमेंशन होते हैं सर, लेंथ ब्रेथ हाइट उसमें होना ही होना है। सरफेस वाले फिगर्स में बस टू डायमेंशन होते हैं, लाइंस में बस 1 डायमेंशन होता है, और पॉइंट में 0 डायमेंशन होता है। बात समझ में आ रहा, हाँ सर। तो आपको समझ में आ गया सर डायमेंशन क्या है, टिक लगाते हैं, हाँ सर ठीक है। सेकंड बात आता है सर पॉइंट का। अभी तो बताया सर पॉइंट क्या आपने, नहीं अब मैं डिटेल से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ पॉइंट को। तो सर बेसिकली एक पॉइंट है क्या, डिफिनेशन लिखना है किसी को तो लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं लिख के नहीं दिखा सकता, क्योंकि जगह कम है और स्पेस भी कम है और समय भी कम है, ठीक है। तो मैं आपको डिफिनेशन बोलता हूँ, आप लिख लीजिए। तो अब पॉइंट, अब व्हेन अ लोकेशन इज डिनोटेड इन अ स्पेस, या तो इन अ स्पेस व्हेन लोकेशन इज डिनोटेड बाय अ डॉट, ठीक है, समझे कि इन अ स्पेस व्हेन अ लोकेशन इज डिनोटेड बाय अ डॉट इज कॉल्ड पॉइंट। आप लोग कैसा लिख सकते हो, डिफिनेशन सोचना जरूरी नहीं है, मतलब है आपको समझने से कि सर पॉइंट क्या होता है। पॉइंट पता है आपको सबको, डॉट ही पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट को कैपिटल अक्षर से डिनोट किया जाता है हमेशा, ऐसा हमेशा। और स्पेस में किसी भी लोकेशन को दिखाने के लिए एक पॉइंट की यूज किया जाता है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ, हाँ सर ठीक है। सर लाइन क्या होता है, थर्ड बात नहीं सर, लाइन क्या होता है। अब बच्चे लाइन कुछ इस तरह से आपको दिखता है, लाइन कुछ इस तरह से हमें दिखता है जिसके सर दोनों साइड में आपको एरो दिखते हैं, क्या क्या दिखते हैं, दोनों साइड में आपको एरो दिखते हैं। ये एरो का एक ही मतलब होता है, एरो का मतलब होता है वो एक्सटेंड करेगा अप टू इन्फानाइट, इन्फानाइटली वो बढ़ता जाएगा। आज तक किसी ने लाइन को नहीं माप पाया, क्योंकि लाइन क्या है कि दोनों साइड में एरो लगा हुआ, ये आपको इधर बढ़ेगा ये इधर बढ़ेगा, संसार में हर जगह घूम लेगा, फिर भी ये लाइन कभी भी खत्म नहीं होने वाला। लाइन का होता है इन्फिनाइट लेंथ होता है, एरो दिखाता है कि ये दोनों साइड में एक्सटेंड करेगा। एरो क्या दिखाता है, एरो सोर्स एक्सटेंड इन्फिनाइटली, एक्सटेंड इन्फिनाइटली, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, हाँ सर ठीक है। तो आपको लाइन समझ में आ गया, जी सर। आगे दिख रही है क्या सर कि मुझे मिटाना पड़ेगा ऊपर से, नहीं मेरे हाथ में ही है। तो ठीक है, आपने डायमेंशन तो समझ लिया होगा, मैं इधर को रफ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्लाइड चेंज करने में समय लग जाएगा फिर, ठीक है, हाँ सर ठीक है। आपने लाइन भी समझ लिया, ओके ओके ओके, लाइन भी क्लियर हो गया। अब बात आती है सर रे की, चौथा नंबर पे सर रे कि रे क्या हो गया सर, रे क्या, जब एक लाइन ड्रॉ होता है ना, अच्छा ठीक है, एक सेकेंड पहले इस पर फोकस कर लेते हैं। लाइन का डेफिनेशन लगता है मैंने अपने बताया ना, तो लिखना है तो लिख सकते हो कि अ लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट, डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट। इसका डिफिनेशन आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ओके, हाँ सर ठीक है। ठीक है, आपने लिखा, और इजी कर दो क्या डिफिनेशन को, तो ऐसा लिख सकते हो कि अ लाइन इज ए 1 डायमेंशनल फिगर विच इज मेड अप ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। आप आगे बढ़े, रे की तरफ बढ़े, हाँ सर। तो अब जैसे कि मैंने आपको समझा रहा था रे क्या होता है, अच्छा ये आपको किस चीज़ का फिगर है, जिसके दोनों साइड में एरो होता है, तो आप बोलोगे सर ये तो लाइन का फिगर है। आप कहाँ ड्रॉ कर रहे हो रे में, धैर्य रख ले भाई, सुन ले मेरा बात। ये एक लाइन का फिगर है, ठीक है। अगर ये लाइन का फिगर है, मैं इसका एक साइड रब कर दूं, एक साइड को मैंने रब कर दिया, तो क्योंकि मैंने रब कर दिया एक साइड में से एरो हट गया, अब ये साइड में पॉइंट बच गया। तो ये जो फिगर बन के तैयार हो रहा है ये हमारा रे कहलाता है। रे का एक साइड में आपको इंड पॉइंट देखने को मिलेंगे मेरे बच्चों, और एक साइड में आपको एरो देखने को मिलेगा, और एरो बताता है ये एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड इन्फिनाइटली। बात समझ में आ रही है, हाँ सर ठीक है। तो रे समझ गए, हाँ सर। डिफिनेशन लिखना है, हाँ सर। तो लिखो, अरे इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन, अरे इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन इन विच वन साइड इज वन साइड इज इन पॉइंट एंड अदर साइड इज एक्सटेंड इनफाइनाइटली, ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको डिफिनेशंस तो नेट पे भी मिल जाएंगे, बुक में भी मिल जाएंगे, पर मेन है फोकस करो समझने पे, ठीक है, हाँ। तो आपने ये समझा,
सर लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये सर लाइन सेगमेंट क्या होता है? काफ़ी बच्चों को लाइन में और लाइन सेगमेंट में फ़र्क नहीं पता। हाँ, मैं ये आपको आपको हो सकता है आपको पता हो, आपके सामने वाला आपके क्लासमेट को नहीं पता हो, कभी पूछना हो तो होगा तो कभी पूछना। तो सर ये लाइन सेगमेंट क्या है? हमने लाइन पढ़ लिया, लाइन के दोनों साइड में एरो होता है, पर ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो अच्छा आप ये बताओ, ये मैं जो फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ ये कौन सी का फिगर है? तो आप बोलोगे सर ये तो लाइन का फिगर है, देख लो सेम टू सेम मैच करा। हाँ, बात तो सही है आपकी, ये लाइन का फिगर है, पर ये लाइन के फिगर में से अगर मैं ये दोनों साइड में रब कर दूं, मैं दोनों साइड में रब कर दूं, और आप लोग देख रहे हो दोनों साइड से एरो हट चुका है और दोनों साइड में क्या बच गया, तो इंड पॉइंट बच गया। ये जो फिगर बन के तैयार हुआ यही आपको फिगर है लाइन सेगमेंट का। मतलब कि लाइन सेगमेंट बेसिकली उसको मेजर किया जा सकता है। आप लोग अपने कॉपी पे उसको मेजर कर सकते हो, मैं भी अपने बोर्ड पे इसे मेजर कर सकता हूँ, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट को बेसिकली हम लोग मेजर कर सकते हैं, बट लाइन को मेजर नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों साइड में एरो लगा हुआ है, ये तो भागेगा। पर इसके दोनों साइड में इंड पॉइंट है और पॉइंट शो करता है, ये बंद हो गया, ये रुक गया, उसके आगे नहीं बढ़ने वाला। हो सकता है ये 5 सेंटीमीटर का हो सकता है ये 2 सेंटीमीटर का हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके एक फिक्स लेंथ होता है, और क्योंकि दोनों साइड में इंड पॉइंट है, क्या है बच्चों, इंड पॉइंट्स, ये दोनों साइड में इंड पॉइंट है, तो ये इसका एक फिक्स लेंथ होता है। और डिफरेंसेस की बात है, आपको लिखना है तो ठीक है लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन इन विच देर इज अ टू इंड पॉइंट, ठीक है। लिखना है लिख लो, इससे अच्छे डिफरेंसेस भी आपको मिल जाएंगे, मुझे पता है, पर ठीक है जो है सो ठीक है। तो सर ठीक है, आपने बताया, कहाँ तक बताया आपने? आपने सर लाइन सेगमेंट तक बता रखा है, अब आगे बढ़िए। आगे है सर कॉलिनियर पॉइंट्स। मैं देखो बच्चों, मैं डिफिनेशंस इसीलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर 6, जिसमें आप लोग लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हो, उसमें उसमें मैं डेफिनेटली ये सारे चीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ विथ डिफिनेशंस, और लिख के बताऊंगा मैं आपको वहाँ पे, कहाँ पे, वहाँ पे मैं आपको लिख के बताऊंगा। अगर विश्वास नहीं होता है तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हो, लाइंस एंड एंगल्स का जो वीडियो होगा, मतलब आने वाला वीडियो, अभी आप कब देख रहे हो मुझे नहीं पता, तो देखोगे तो उसमें सारा चीज़ को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, या तो करूँगा। हाँ ठीक है, विद डिफिनेशंस जो कि मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, ओके। तो ठीक है सर, आपने लाइन सेगमेंट भी समझा दिया। बात आती है कॉलिनियर पॉइंट्स की। अब किसकी बात आती है? कॉलिनियर, कॉलिनियर पॉइंट्स। सर ये कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है भला? अगर 3 या 3 से अधिक पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे बिलोंग कर रहा है तो वो पॉइंट्स कहलाते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। मतलब क्या सर आपका? मान लेते हैं 3 पॉइंट्स ऐसे कुछ दिए हुए हैं, 3 होगा या 3 से अधिक भी हो सकता है, ऐसा मत समझना बस 3 ही होगा, भाई साहब 3 से अधिक भी हो सकता है। तो देख लो, अगर 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे बिलोंग कर रहा है, जैसे कि ये भी हो गया, जैसे कि ये हो गया, तो आप लोग देख पा रहे हो ये जो यहाँ आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। तो ऐसे पॉइंट जो कि स्ट्रेट लाइन पे बिलोंग करते हैं, स्ट्रेट लाइन पे आते हैं, जिससे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाता है, उसको बोलते हैं सर कॉलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। दिख रहा, वो 3 हो सकता है तो 3 से अधिक पॉइंट भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा बताओ, इससे एक लाइन फॉर्म हो रहा है क्या? इससे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है? नहीं सर, इससे तो कुछ क्रॉस बन रहा है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये और ये कभी भी कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे। कॉलिनियर पॉइंट्स का मतलब है ऐसे पॉइंट्स, 3 या 3 से अधिक ऐसे पॉइंट्स जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है, पर ये स्ट्रेट लाइन पे या तो क्रॉस लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। और 3 से अधिक होना चाहिए, 3 या 3 से अधिक, 2 से काम नहीं चलने वाला, पहले बात समझ लो, ठीक है। और ऐसे पॉइंट आपको नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं, ये हमारा कॉलिनियर पॉइंट्स हो गया। डिफरेंस दिखना है, लिख लो। When a 3 or more than 3 points lie in a same line, then it is called collinear points, ठीक। बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट लाइंस की। किसकी है सर? कॉन्ग्रुएंट लाइन। किसकी हम लोग बात करने वाले हैं? हम लोग कॉन्ग्रुएंट लाइंस की बात करने वाले हैं मेरे बच्चों। सर ये कॉन्ग्रुएंट लाइंस क्या होता है? जब 3 या 3 से अधिक लाइंस क्रॉस आपस में क्रॉस करें विथ वन कॉमन पॉइंट, आपस में मिल रहे हैं विथ वन कॉमन पॉइंट, ठीक है, वो सारे लाइंस तब कहलाते हैं आपको कॉन्ग्रुएंट लाइंस। फिगर देख के समझ में आएगा, ऐसा समझ में नहीं आएगा। देखो, यहाँ पे 3 और 3 से अधिक लाइन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे जो कि आपको सर क्रॉस कर रहा है विथ वन सिंगल पॉइंट, विथ वन कॉमन पॉइंट। तो ऐसे लाइंस को बोलते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंट लाइंस। ये क्योंकि लाइन से तो दोनों साइड में एरो होगा। हाँ, मैंने नहीं बनाया क्योंकि भाई समझ लो समय लगता है इसमें, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि कॉन्ग्रुएंट लाइंस क्या है। डिफरेंसेस लिखना है, देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कि व्हेन अ 3 or more than 3 लाइंस मीट एट वन पॉइंट, देन these लाइंस आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट लाइंस, ठीक है। हाँ सर ठीक है। कहाँ तक समझ में आ जाएगा? यहाँ तक, ठीक है। अब मैं ऊपर से रब करूँ, अब बच गया है इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल एंड सरफेस, ओके। हाँ सर ठीक है, इतना ही तो बच्चा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। देखो बात ये है कि मैं मानता हूँ ये छोटे छोटे
टर्म्स जो हैं बच्चे को आते रहते हैं, पर मेरी बात मानो तो आपके क्लासमेट सबको हो सकता है बहुत को नहीं आता होगा, है ना। वो नहीं फ़र्क कर पाते होंगे कि ये लाइन सेगमेंट पॉइंट्स, लाइन्स कॉन्ग्रुएंट लाइन्स में फ़र्क क्या है। तो मेरी बात समझो आप, ये सब बताया जा रहा है आप सबके लिए ही बताया जा रहा है, टेंशन मत लो, ठीक है। आप लोग हो सकता है जिसे आता है वो स्किप करके आगे बढ़ लो, या तो मेरे वीडियो को 2x पे सुन लो या तो 1.5 पे सुन लो। वैसे मैं स्पीड बोलता ही हूँ, तो 1.5 या 1.25 पे सुनना बेहतर होगा मेरी मानो तो। सर फिर 8 नंबर में आता है सर हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्या है सर वो? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो दो लाइन्स जब इंटरसेक्ट करते हैं एट अ वन पॉइंट, एट अ वन कॉमन पॉइंट, तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। फिगर कुछ इस तरह से बनता है, देख लो ये दो लाइन्स ऐसे हैं, ये दो लाइन्स ऐसे हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं एट अ सिंगल पॉइंट, एट अ कॉमन पॉइंट। तो इसको बोलते हैं सर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, जो कि एक दूसरे को काटते हैं, है ना। ठीक है सर, अब इंटरसेक्टिंग लाइन समझ में आ गया, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस की बात कर लेते हैं हम लोग, तुरंत तुरंत खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो में जैसा कि देख पा रहा हूँ काफ़ी लंबा होता जा रहा है। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस सर, ये पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? ऐसे दो रेखा, ऐसे दो लाइंस जो कि समांतर हैं, हमेशा समांतर रहेंगे, उसी को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। कहने का मतलब ऐसे दो रेखा, ऐसे दो लाइंस जो कि सर एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं हमेशा। ऐसा नहीं है कि यहाँ का डिस्टेंस अगर 2 मीटर है तो यहाँ का 5 मीटर होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ भी सर 2 मीटर ही होगा, अब यहाँ भी 2 मीटर ही होगा, हर जगह जहाँ भी देख लो आप, आपको 2 मीटर ही दिखने वाला है, सपोज कर लो भाई साहब, ठीक है। तो इसका सटीक एग्जाम्पल होता है हमारा ट्रेन का पटरी। आप लोग देखे होंगे ट्रेन का पटरी जो होता है एक समांतर दूरी पे है, वो दोनों लाइंस के बीच में, वो दोनों जो हमारा पटरी है उसके बीच में समांतर डिस्टेंस होता है, जहाँ जाएगा वो समांतर ही आपको देखने को मिलेगा। कभी ऐसा नहीं है कि ऐसा गया फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो ट्रेन तो भाई गिरने ही वाला है। पर पैरेलल लाइंस का सटीक एग्जाम्पल हमारा ट्रेन का पटरी होता है, जो कि आपको समांतर दूरी पे दिखेगा। तो पैरेलल लाइंस ऐसे लाइंस होते हैं जो कि नेवर इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब कि इसको एक्सटेंड कर दो इन्फिनाइटली, इसको भी एक्सटेंड कर दो, इधर एक्सटेंड कर लो, इधर एक्सटेंड कर लो, भाई साहब ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने वाले, समझिए मेरी बात। हाँ, तो पैरेलल लाइंस ऐसे को बोलते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम होता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज द सरफेस के बारे में बात करें, सर इस सरफेस क्या होता है? तो सरफेस दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस, अब प्लेन सरफेस क्या होता है? ठीक है, बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड, ये प्लेन सरफेस है, समतल है। क्या ये समतल है? ये जो सरफेस है क्या है? समतल सरफेस है, इसी को बोलते हैं सर प्लेन सरफेस। और सेकेंड टाइप ऑफ सरफेस होता है सर जिसको बोलते हैं कर्व सरफेस। कर्व सरफेस, फॉर एग्जाम्पल सिलेंडर, सिलेंडर को आपने देखा है, अरे आपके घर का सिलेंडर भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैथमेटिक्स में जो हम लोग सिलेंडर पढ़ाते हैं, सिलेंडर को हिंदी में बोलते हैं बेलन, है ना। तो बेलन आपने देखा है, वो क्या होता है? गोला होता है। तो ऐसे सरफेस जो कि आपको गोल दिख रहा है उसको बोलते हैं कर्व सरफेस, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। जैसे कि ये मेरा मार्कर ही तो देख लो, ये एक सिलेंडर के शेप का है, जिसका सरफेस क्या है सर? कर्व है, देखो घुमा हुआ है, ऐसा तो नहीं कि चौड़ा है, एकदम चिपटा तो नहीं है, ये एकदम गोला है। तो ऐसा सरफेस जो कि आपको गोल दिखे उसी को बोलते हैं कर्व सरफेस। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो मुझे लगता है ये सब बातें बताना जरूरी था, इसलिए मैंने आपके साथ ये सब डिस्कशन किया, नहीं तो नहीं करता। ठीक है सर, ये वीडियो वहीं ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया, आप लोग देख सकते हो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक। वैसे तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, बताया हर चीज़। तो ठीक है सर, बिना आगे खींचे हुए इस वीडियो को आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग एग्जियम्स और पोस्टलेट्स के बारे में बातें करने वाले हैं, समझने वाले हैं अच्छे तरीके से। तब तक ये टेक केयर, बाय।